नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और आज जो अपने पढ़ने वाले हैं वो अपना टॉपिक है LCR परिपथ। तो लार्ज सर्किट है आपके पास में ये LCR परिपथ। इससे पहले आप लोग RC, RL, शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध संधारित्र और शुद्ध दारित्य परिपथ जो है वो पढ़ चुके हो। अब आपके पास में क्या आता है? अब आपके पास में आता है LCR परिपथ। इसके साथ साथ ध्यान रखना ये LCR श्रेणी परिपथ होता है आपके पास में, LCR श्रेणी परिपथ। तो हमारा जो टॉपिक है वो है LCR श्रेणी परिपथ। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपके पास में 3 अवयव होते हैं, एक L, एक C और एक R। और ये कौन से क्रम में जुड़े रहते हैं? तो ये श्रेणी क्रम में एक दूसरे के साथ में जुड़े रहते हैं। यानी आपके पास में क्या होता है? L और एक होता है C और एक होता है आपके पास में R। तो ये LCR, ये तीनों जो है वो क्या होते हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। ठीक है। और यहाँ एक वोल्ट का स्रोत लगा देते हो, V = V0 sin ओमेगा t। और यहाँ वोल्टेज VL, इसमें वोल्टेज VC और इसमें वोल्टेज जो है वो कितनी होती है? VR होती है। और ये जो स्रोत है इसके अंदर अगर आप लोग करंट देखोगे तो I = I0 sin ओमेगा t। ये स्रोत की वोल्टेज और करंट आपके पास में। अब देखो करंट तो इन सब में एक समान ही जाने वाली है, परंतु वोल्टेज जो है वो सभी पर क्या आएगी? अलग अलग आएगी। जैसे यहाँ VL, यहाँ VC और यहाँ VR आएगी। तो यहाँ से आपको क्या करना है? विभिन्न प्रकार के समीकरण प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने आरोपित वोल्टता का समीकरण देखते हैं कि आरोपित वोल्टता जो है उसका समीकरण क्या है। तो आरोपित वोल्टता का आपके पास में समीकरण है V = V0 sin ओमेगा t। V = V0 sin ओमेगा t। ये आपके पास में क्या है? आरोपित वोल्टेज का समीकरण है। और इस आरोपित वोल्टेज की वजह से इसमें क्या प्रवाहित होने वाला है? करंट प्रवाहित होने वाला है, जिसका मान क्या आएगा? I = I0 sin ओमेगा t आने वाला है। ठीक है। पीछे जो आप लोग टॉपिक पढ़ करके आए हो लगभग उनके जैसे ही ये टॉपिक आपके पास में बनने वाले हैं। तो अब इस करंट की वजह से जो प्रतिरोध R होगा उस R के सिरों पर विभवांतर देखिए कितना आएगा। प्रतिरोध R के सिरों पर, R के सिरों पर विभवांतर। तो प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर आएगा V0R sin ओमेगा t, sin ओमेगा t। ये क्या आने वाला है? यहाँ पर विभवांतर आने वाला है। इसी तरीके से प्रेरक तो L के सिरों पर, L के सिरों पर विभवांतर ये आने वाला है आपके पास में VL = V0L। ठीक है, V0L और sin ओमेगा t, sin ओमेगा t + π/2। और इसी तरीके से दारिता C के सिरों पर या संधारित्र C के सिरों पर विभवांतर, संधारित्र C के सिरों पर विभवांतर। तो संधारित्र के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? VC होगा और किसके बराबर होगा? V0C sin ओमेगा t - π/2 के बराबर होगा। V0C sin ओमेगा t - π/2 के बराबर होगा। ठीक है। ये शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि आपके पास में 3 प्रकार के अवयव होते हैं। एक तो होता है आपके पास में प्रतिरोध। प्रतिरोध के लिए जब आप लोगों ने इसे सोल्व किया था तब आप लोगों ने देखा था कि 0 फेज डिफरेंस आपको प्राप्त हो रहा है। किसके लिए? वोल्टेज और करंट के लिए। पर जब आप लोगों ने प्रेरकत्व पढ़ा था, तो प्रेरकत्व के अंदर आप लोगों ने देखा था कि जो आपके पास में वोल्टेज है, ठीक है, जो आपके पास में वोल्टेज थी, वोल्टेज वो क्या रहती है? आगे रहती है। और करंट जो है वो क्या रहता है? पीछे रहता है। करंट पीछे रहता है, या आप लोग बोल सकते हो वोल्टेज जो है वो आगे रहती है। या तो करंट पीछे रहता है या वोल्टेज आगे रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो समीकरण लिखी गई है, तो करंट के लिए तो आप लोगों ने लिखा है I = I0 sin ओमेगा t, पर वोल्टेज यहाँ पर क्या है? आगे है। इस सूत्र के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखो तो वोल्टेज आगे होनी चाहिए। तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी आएगी? ओमेगा t + π/2 आगे है। उसके बाद में क्या आता है आपके पास में? संधारित्र या धारिता युक्त परिपथ आता है, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर इससे उल्टा होता है, जहाँ पर
करंट जो है वो क्या रहता है, 90 डिग्री आगे रहता है। यहाँ करंट जो है वो 90 डिग्री आगे रहेगा, किससे, वोल्टेज से। तो 90 डिग्री आगे रहने का मतलब ये हो गया कि वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री पीछे है, ठीक है। या तो आप लोग इसे ऐसे देखो, फिर या इस प्रकार से देखो, तो करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे, या वोल्टेज जो है वो करंट से क्या है, 90 डिग्री पीछे है। तो यहाँ क्या आएगा, वी सी इक्वल V0C साइन ओमेगा टी माइनस पाई बटा 2 आएगा, यानी वोल्टेज जो है वो करंट से क्या है, पीछे है। ध्यान रखना, हम लोग इस प्रकार से इसे घुमाएंगे इनको, यानी गुणनशील सदिश जो है वो ओमेगा आवर्ती से गुणन कर रहा है, परंतु उसकी दिशा क्या होगी, इस प्रकार से उसकी दिशा होगी। आगे देखिए इसमें, तो यहाँ तक देखने के बाद में समीकरण 5 प्राप्त हो जाती है आपको, और वी आर और आई जो है वो एक ही कला में आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है। तो वी आर तथा आई एक ही कला में होंगे, एक ही कला में होंगे, जिससे आपके पास में ये लाइन प्राप्त होगी वी आर और आई की। परंतु जब आप लोग ये लाइन किसके लिए प्राप्त करोगे, इनके लिए प्राप्त करोगे, तो यहाँ 90 डिग्री आएगा। किसके लिए आया है ये आपके पास में, ये आया है एल के लिए, किसके लिए, प्रेरकत्व युक्त परिपथ के लिए, ये वाली समीकरण। और जब आप लोग इसे लिखते हो किसके लिए, धारिता के लिए, तब आपको ये समीकरण कुछ इस प्रकार से ग्राफ जो है वो प्रदान करेगी। इसे सीधा भी लिख सकते हो पाई बटा 2, और इस तरफ क्या आ जाएगा, वी सी आ जाएगा। आपकी मर्जी है, माइनस के साथ लिखो या ना लिखो, पर ये देखो आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री पीछे है, और यहाँ वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री आगे, और यहाँ जो प्रतिरोध युक्त परिपथ है उसमें दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो क्या है, 0 है। यानी वोल्टेज और करंट जो है वो दोनों कौन सी कला में है, तो वोल्टेज और करंट जो है वो दोनों समान कला में उपस्थित है। आगे देखिए इसके अंदर, आगे इसमें आता है कि परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान और परिपथ की प्रतिबाधा, कि आपके पास में जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका शिखर मान और परिपथ की प्रतिबाधा जो है उसका मान कितना आने वाला है। तो अब टॉपिक आता है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान तथा परिपथ की प्रतिबाधा। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान तथा परिपथ की प्रतिबाधा। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान तथा परिपथ की प्रतिबाधा। तो इसके अंदर अपने क्या करते हैं, फिर से सदिश आरेख बनाते हैं इस प्रकार से, और एक तरफ अपने पॉइंट O लेते हैं और इस साइड आ जाता है OA, और OA जो है जो आपके पास में गुणनशील सदिश OA वेक्टर है, इसके द्वारा किसको व्यक्त कर देते हैं, V0R को व्यक्त कर देते हैं, और इस तरफ अपने V0L और यहाँ आ जाता है V0C, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा कि V0L या V0C में से दोनों में से कोई सा एक क्या है, बड़ा है। तो मान लेते हैं कि V0L जो है वो क्या है, V0C से बड़ा है, यानी V0L जो है हमारे पास में वो V0C से क्या है, बड़ा है। V0L जो बड़ा है किससे, V0C से। तो अगर V0L जो है, L है ये, अगर V0L आपके पास में बड़ा है, तब आपके पास में परिणामी मान जो आने वाला है वो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा, कितना, V0L माइनस V0C, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि एंगल जो है वो कितना बना रहा है, 5 बना रहा है, और परिणामी मान जो आपके पास में आ रहा है वो कितना आ रहा है, V0 आ रहा है। यहाँ P लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं B। तो OP वेक्टर जो है वो किसको व्यक्त कर रहा है, परिणामी मान V0 को व्यक्त कर रहा है, और OB वेक्टर जो है वो किसे व्यक्त कर रहा है, V0L माइनस V0C को व्यक्त कर रहा है। इस प्रकार से आपके पास में ये सदिश आरेख आता है। इस सदिश आरेख के अंदर अगर अपने क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, अगर अपने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं तो देखिए
पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपके पास में OP जो है, OP इसकी स्क्वायर, OP की स्क्वायर जो है वो बराबर आएगी OA की स्क्वायर प्लस AP की स्क्वायर के, ठीक है। यानी ये OP की स्क्वायर जो है ये OA और AP जो है, OA और AP जो है इनके अलग अलग स्क्वायर के बराबर आ रहा है, ठीक है, अलग अलग स्क्वायर के जोड़ के बराबर आ रहा है। OP स्क्वायर को अगर देखा जाए तो OP स्क्वायर इसका मान हमारे पास में जो है वो है V0। तो V0 की स्क्वायर किसके बराबर है, OA की स्क्वायर के, यानी V0R की स्क्वायर के, प्लस AP को अगर देखें तो AP जो है वो है V0L माइनस V0C की होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप लोग इसे लिख सकते हो। अगर V0 की बात की जाए तो V0 जो है वो बराबर आएगा V0R की स्क्वायर प्लस V0L माइनस V0C की होल स्क्वायर, ठीक है, और इसके अंडर रूट के बराबर। तो ये मान प्राप्त हो जाता है हमें किसके लिए, V0 के लिए। अगर धारा के रूप में आप लोग इसे देखो तो V0 पहले मान लिखते हैं इनके, तो V0R जो है वो किसके बराबर, I0R के बराबर, और V0L जो है वो किसके बराबर, I0XL के बराबर, और यहाँ V0C जो है वो बराबर है I0XC के। ये मान अगर इसमें रखा जाए तो ये बनता है V0 और I0 की स्क्वायर और R स्क्वायर प्लस ये बनता है I0 की स्क्वायर और XL की स्क्वायर माइनस I0 की स्क्वायर और XC की स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाता है, इन सब का अंडर रूट हो जाता है, ठीक है। साथ में इन सब का क्या कर देते हैं, अपने अंडर रूट कर देते हैं। यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगी, बाहर लगेगी दोनों के। और अब अपने क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेते हैं किसे, I0 स्क्वायर को, तो आपके पास में यहाँ तो बचता है R स्क्वायर प्लस यहाँ से अगर I0 को कॉमन लेते हो तो बाहर स्क्वायर होने की वजह से कॉमन आएगा I0 की स्क्वायर और अंदर बचेगा सिर्फ XL माइनस XC की होल स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला मान जो है हमारे पास में बच जाता है और पूरी इक्वेशन जो है इसके क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से देखो V0 जो आपके पास में है वो किसके बराबर, तो ये तो सिर्फ कितना बचेगा I0 और अंडर रूट के रूप में क्या प्राप्त हो गया, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC की होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास में मान आ जाता है किसका, I0 का। और I0 अगर आप लोग देखो तो I0 आपके पास में कितना आता है, I0 आता है V0 अपॉन R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC की होल स्क्वायर। ये मान प्राप्त होता है I0 का, यानी प्रत्यावर्ती धारा जो है उसका शिखर मान कितना प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है I0 और किसके बराबर, V0 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC की होल स्क्वायर के बराबर। ये जो नीचे की ओर टर्म लिखी गई है इसे अपने बोलते हैं Z का मतलब प्रतिबाधा। ये क्या है, Z, और इसे क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहा जाता है। और आप लोग यहाँ LCR भी लिख सकते हो ये बताने के लिए कि LCR परिपथ के लिए फॉर्मूला लिखा गया है। तो Z LCR जो आपके पास में ये क्या है, प्रतिबाधा है। तो प्रतिबाधा का अगर आप लोग फॉर्मूला देखोगे Z LCR से तो ये निकल करके आता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC की होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। यानी जो आपके पास में LCR परिपथ है उसके अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है उस प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो प्रभावी अवरोध है उस प्रभावी अवरोध को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है प्रत्यावर्ती धारा की प्रतिबाधा के नाम से, ठीक है। तो ये क्या है, प्रतिबाधा है। Z LCR इक्वल R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC की होल स्क्वायर। अब XL अगर देखा जाए तो XL बराबर है ओमेगा L के और XC बराबर है 1 ओमेगा C के, ठीक है। ये सारे मान अगर यहाँ रखे जाते हैं तो Z LCR बराबर होता है R स्क्वायर प्लस XL यानी ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C इसकी होल स्क्वायर और इसके अंडर रूट के बराबर, ठीक है। ये वाला मान जो है हमें प्राप्त हो जाता। अब आप लोग इसके लिए प्रतिबाधा आरेख भी बना सकते हो। अगर आप लोग यहाँ से बनाना चाहो प्रतिबाधा आरेख, तब देखिए प्रतिबाधा आरेख जो किस प्रकार से बनेगा। देखिए प्रतिबाधा आरेख, प्रतिबाधा आरेख, प्रतिबाधा
आरेख। तो यहाँ से आप लोग प्रतिबाधा आरेख भी बना सकते हो। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस ओर XL, इस ओर XC, इस ओर R, ये आपके पास में कौन फाई, ये 0 और ये ZLCR आपके पास में आ जाता है इसका परिणामी। ठीक है, इसे A, B इन सब से आप लोग लिख सकते हो। इसके अलावा ये जो आपके पास में मान है ये कितना आएगा, XL माइनस XC आएगा। ठीक है, कितना आएगा, XL माइनस XC आएगा। तो ये आपके पास में प्रतिबाधा आरेख है और वो आपके पास में सदिश आरेख है। ठीक है, ये परिणामी शिखर धारा जो आ रही है उसका मान है I0 = V0/R² प्लस XL माइनस XC की होल स्क्वायर, और दूसरा वो Z प्रतिबाधा का मान है किसके इक्वल, R² प्लस ω_L माइनस 1/ω_C और इसकी होल स्क्वायर और अंडर रूट के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर अपने वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस देखें, वोल्टता तथा धारा में कलांतर, वोल्टता तथा धारा में कलांतर। तो वोल्टता और धारा में कलांतर अगर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले यहाँ देखोगे, यहाँ फाई का मान कितना है, यहाँ कलांतर कितना है फाई, तो tan फाई का मान ज्ञात करेंगे। इसमें अपने भाग देंगे किसका, इस टर्म का। तो ये बनेगा V0L माइनस V0C बटा V0R, और सारे मान इसमें रख देंगे जो V0L V0C के हम लोगों ने प्राप्त किए थे, ये सारे मान इसमें रख देंगे। तो ये I0XL, I0XC और ये I0R, ये तीनों मान अपने क्या कर देंगे, इसके अंदर रख देंगे। तो tan फाई का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। tan फाई इक्वल V0L की जगह तो आ जाएगा I0XL माइनस I0XC बटे I0R। I0 से I0 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद में, तो tan फाई जो है वो बचेगा आपके पास में XL माइनस XC बटा R। या फाई की अगर बात की जाए तो ये बचता है tan इनवर्स XL माइनस XC बटा R। ठीक है, ये मान प्राप्त होता है आपको किसका, फाई का। फाई इक्वल tan इनवर्स XL माइनस XC बटा R। ठीक है, तो ये हमें कब प्राप्त हुआ है, ये हमें तब प्राप्त हुआ है जब हम लोग क्या लेकर के चले हैं, जब हम लोग V0L को V0C से बड़ा लेकर के चले हैं। ठीक है, जब हम लोगों ने ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की है उसमें आपको ये सारे मान जो है वो प्राप्त होते हैं। तो दोनों में से किसी भी प्रकार की कंडीशन आपके पास में हो सकती है। V0L V0C में से V0C बड़ा हो सकता है, V0L बड़ा हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तीन कंडीशन आपके पास में होती है। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली है कि V0L अगर बड़ा होता है किससे, V0C से। अब देखिए यहाँ पर आपके पास में कलांतर आने की वजह से करंट का जो मान प्राप्त होगा वो आपके पास में मान प्राप्त होने वाला है। देखिए ये जो आपके पास में परिपथ है इसकी प्रतिबाधा जो है वो किसकी तरह व्यवहार करने वाली है। देखिए आप लोगों ने जो समीकरण लिखी है वहां पर आपने लिखा है कि V0L जो है वो किससे बड़ा है, V0C से बड़ा है। यहाँ पर आपके पास में प्रतिबाधा आ रही है, ये प्रतिरोध है और ये क्या है, प्रतिघात है। परंतु V0L बड़ा होने की वजह से ω_L भी क्या होगा, बड़ा किससे, 1/ω_C से। जब ये बड़ा होगा तो आपका परिपथ जो है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, यानी आपके परिपथ की जो प्रतिघात आ रही है या परिपथ का जो प्रतिघात आ रहा है वो किसकी तरह व्यवहार करने वाला है, तो वो प्रेरणिक प्रतिघात की तरह व्यवहार करने वाला है। ठीक है, और इस वजह से आपके पास में करंट का जो मान आएगा वो आएगा I इक्वल I0 साइन ω_t माइनस पाई बटा 2। I इक्वल I0 साइन ω_t माइनस पाई बटा 2। ऐसा आपको प्राप्त होता है शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ होता है उसके लिए। परंतु अभी के लिए अगर आप लोग देखो तो आपके पास में R भी है, L भी है और C भी है। तो इसकी वजह से ये कलांतर जो है वो पाई बटा 2 का न रह करके कितना लिख देते हैं, फाई लिख देते हैं। तो ये आपके पास में समीकरण जो प्राप्त हो जाएगी ये कितनी आएगी, I इक्वल I0 साइन ω_t माइनस फाई। और V की अगर समीकरण देखें तो V इक्वल V0 साइन ω_t। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस अगर आप लोग देखोगे तो फेज डिफरेंस जो है वो कितने का है, फाई का है।
ठीक है। तो LCR परिपथ के अंदर जब अपने किसे ज़्यादा लेते हैं, जब हम लोग V0L को ज़्यादा लेते हैं तब फेज डिफरेंस आपके पास में कितना आता है, फाई आता है। और ये जो फेज डिफरेंस फाई है, इससे आपको पता चलता है कि ये परिपथ जो है किसकी तरह व्यवहार करने वाला है, प्रेरणिक प्रतिघात जो आपके पास में होता है उसकी तरह व्यवहार करने वाला है। यहाँ से अब देखिए आगे अपने, अगर आप लोग फेजर आरेख खींचते हो तो फेजर आरेख देखिए किस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। फेजर आरेख इस प्रकार से जो है आपको फेजर आरेख यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो फाई जो है इन दोनों के बीच में अपने पास में फेज डिफरेंस प्राप्त होता है, और उसके लिए अगर आप लोग ये ग्राफ खींचते हो तो इस प्रकार का ग्राफ जो है आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, आपके पास में फेजर आरेख है, फेजर आरेख है, ठीक है। तो इसके बाद में अपने क्या करते हैं, इस फेजर आरेख को बनाने के बाद में अपने नई कंडीशन लेकर के चलते हैं कि V0L की बजाय ज़्यादा कौन हो, अगर V0C हो। तो सेकंड केस के अंदर देखिए, अगर हमारे पास में कौन ज़्यादा होता, V0L की बजाय V0C ज़्यादा होता, तब आपके पास में मान जो है वो क्या आते। सेकंड केस में देखिए, अगर सेकंड केस की बात की जाए तो इसमें V0C को क्या मान लेते हैं, V0L से बड़ा मान लेते हैं। यानी हमारे पास में जो V0C है वो क्या है, V0L से बड़ा है, या XC जो है वो क्या है, XL से बड़ी है। तो इसमें आपके पास में जो ZLCR का मान आने वाला है, उसके अंदर जो फॉर्मूला बनेगा इसका वो बनेगा R² प्लस XC माइनस XL की होल स्क्वायर, ठीक है। या आप लोग क्या लिख सकते हो, R² प्लस 1/ωc माइनस ωL इसकी स्क्वायर, और ये ZLCR। ये फॉर्मूला जो है आपको Z का प्राप्त हो जाता है, कब, जब अपने XL क्या हो, XC से, ये XC जो है वो XL से बड़ा हो। तो जो बड़ा होता है उसी में से छोटे वाले को अपने क्या कर रखा है, घटा रखा है। ये L है, ध्यान रखना L, ठीक। तो इसके अलावा अगर कलांतर फाई का मान देखें अपने, तो कलांतर फाई का मान देखिए कितना प्राप्त होगा। कलांतर फाई जो है वो प्राप्त होने वाला है आपके पास में फाई इक्वल tan इनवर्स XC माइनस XL बटा R, ठीक है। फाई इक्वल tan इनवर्स XC माइनस XL बटा R, ये कलांतर फाई का मान प्राप्त होने वाला है। और आपका परिपथ जो है वो परिपथ किसकी तरह व्यवहार करने वाला है, तो परिपथ जो है उसका प्रतिघात जो है, परिपथ का प्रतिघात किस प्रतिघात के बराबर होगा, तो वो दारितीय प्रतिघात के बराबर होगा। जिससे आपके पास में एक तो समीकरण आएगी V इक्वल V0 साइन ओमेगा t, और एक आएगी I इक्वल I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। यानी दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस देखा जाए तो कितने का होगा, वो फाई का होगा, ठीक है। और अगर प्रतिबाधा आरेख आप लोग यहाँ से खींचोगे तो इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगा प्रतिबाधा आरेख। LCR, ठीक है। ये LCR का मान आ गया, ये XL माइनस XC, तो इधर भी क्या है, XC माइनस XL है। तो ये इसका कौन सा आरेख है, प्रतिबाधा आरेख है। और अगर यहाँ से अपने इसका कौन सा आरेख बनाते, फेजर आरेख बनाते, तब देखिए इसका फेजर आरेख किस प्रकार से अपने को बनाना होगा।
फेजर आरेख अगर अपने इसका फेजर आरेख बनाए तब इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा इसका फेजर आरेख। ये V0 आपके पास में ओमेगा टी के साथ में और ये फाई के साथ में आपके पास में I0, या आप लोग लिख सकते हो V0R इक्वल I0R। और यहाँ से आपके पास में ये जो मान है V0R और I0R का, इससे 90 डिग्री पर एक मान आएगा और दूसरा मान आपके पास में 90 डिग्री से अन्य प्राप्त होगा। तो ये दोनों मान 90 डिग्री पर आपके पास में आते हैं V0L के और V0C के, और ये जो आपके पास में है वो है V0C माइनस V0L। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास में इसका फेजर आरेख जो है वो प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें तीसरा केस जो है वो, तीसरे केस के अंदर देखिए क्या होगा। तो दो केस अपने लेकर के चल चुके हैं। एक केस के अंदर आप लोगों ने देखा था कि अपने किसे ज़्यादा मान करके चले हैं, तो फर्स्ट केस के अंदर अपने ज़्यादा मान करके चले थे V0L को, सेकंड में अपने ज़्यादा मान करके चले हैं V0C को। और तीसरा जो केस आता है इसके अंदर अगर अपने मान करके चलते हैं तो वो क्या लेते हैं, देखिए तीसरे केस में अपने मान करके चलते हैं कि जो V0L है वो किसके बराबर हो, V0C के बराबर हो, यानी V0L और V0C जो है वो अपना क्या हो जाए, एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास में जो मान आने वाले हैं वो मान देखिए क्या होंगे। यहाँ से आपके पास में XL जो है वो XC के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अगर ऐसा आपके पास में होगा तो tan फाई का जो आप लोगों ने फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाई जो आपको प्राप्त होता है उस फाई का मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, यानी फाई जो हमारे पास में होता है उस फाई का मान कितना प्राप्त हो जाता है, हमें 0 प्राप्त हो जाता है। ये कब प्राप्त होता है, जब ये दोनों मान जो है वो बराबर होते हैं। यानी तीसरा केस जब V0L V0C के बराबर हो, अगर ऐसा हुआ तो XL बराबर होगा किसके, XC के। और उस कंडीशन के अंदर फाई जो है, फाई का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, तो वो 0 आपको प्राप्त हो जाएगा। जब ये 0 प्राप्त हो जाएगा तब इस कंडीशन को अपने कहा जाता है अनुनादी अवस्था। इस अवस्था को अपने किस नाम से जाना जाता है, तो इस अवस्था को अपने जाना जाता है अनुनादी अवस्था। ठीक है, और इस अवस्था के अंदर वोल्टेज और करंट जो है, वोल्टता तथा धारा इनकी कला क्या होती है, समान होती है, समान कला में होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में अनुनादी अवस्था या अनुनादी स्थिति एक ही बात होती है, अनुनादी अवस्था या अनुनादी स्थिति कहते हैं। ठीक है, ये कब प्राप्त होती है, जब ये दोनों मान आपके पास में बराबर प्राप्त हो जाते हैं। जब ये बराबर आते हैं तब आपके पास में फाई का मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये आपका परिपथ था LCR परिपथ। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं LCR परिपथ का विश्लेषणात्मक हल, यानी जो अपने ज्यामिति की सहायता से जिसे हम लोगों ने सिद्ध किया है उसे अपने सिद्ध करने वाले हैं गणितीय विश्लेषण के द्वारा। ठीक है, तो अभी तक तो अपने फेजर आरेख जो लेकर के चल रहे थे उस फेजर आरेख की सहायता से सभी इक्वेशन को सोल्व किया था। आगे अपने सीधा मैथमेटिक्स की सहायता से क्या करने वाले हैं, जो इसका रिजल्ट आने वाला है उसे सिद्ध करने वाले हैं। तो देखिए, इसके अंदर एक दो बातें आपको फिर से बता देता हूँ कि अपने पढ़ा है LCR परिपथ। इसके अंदर आपने सबसे पहले ये कंडीशन लेकर के इसे सोल्व किया है, V0L अगर बड़ा हो किससे, V0C से। ये जब बड़ा होता है तब हम लोगों ने किसका मान प्राप्त किया था, tan फाई का मान प्राप्त किया था tan इनवर्स के रूप में।